नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लीनियर प्रोग्रामिंग का ये सेकेंड पार्ट है। आज के हम इस सेशन में दो क्वेश्चन करेंगे और उससे हम क्लियरिटी होगा हमें कि हाउ टू फॉर्मुलेट लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इक्वेशंस। ओके, तो पिछले क्लास में हमने फॉर्मुलेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको हमने देखे थे। उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे डिसीजन वेरिएबल मेजर करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज का हमारा सेशन है कि फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। दो क्वेश्चन करेंगे, उससे हमें सारे क्लियरिफिकेशन होगा कि इसमें हम कैसे डिसीजन वेरिएबल माने, किसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से हम दो क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूँ। अ फर्म प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस ऑन 3 डिफरेंट मशीन। मतलब एक कोई कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोड्यूस करती है, एंड दीज प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस ऑन 3 डिफरेंट मशीन। और इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 मशीन चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट है 3 मशीन का। ओके, इतना तक समझे। द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ 3 प्रोडक्ट्स एंड डेली कैपेसिटी ऑफ 3 मशीन्स आर गिवन इन टेबल। तो ये टेबल में देखो, यहाँ गिवन है। इस टेबल में ही से ही आपका जो इक्वेशन बनेगा यहाँ से बनेगा। देखो, मशीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, प्रोडक्ट 1 2 3 इधर दे रखा है। ठीक है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। आप इधर भी प्रोडक्ट लिख सकते हो, इधर मशीन लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मशीन आप इधर लिख लिए, इधर प्रोडक्ट लिख लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम पर यूनिट कितना लगता है एक प्रोडक्ट बनाने में मशीन पे। तो ये क्या बता रहा है, ये जो इधर टेबल बता रहा है, ये बता रहा है टाइम। टाइम किसका टाइम, तो किस मशीन पे किस प्रोडक्ट का कितना टाइम लगता है। तो फर्स्ट मशीन पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कितनी देर तक उसको काम लगता है, उसका टाइमिंग जो है वो 2 मिनट तक फर्स्ट मशीन पे यूज होता है। फिर वो प्रोडक्ट किस पे जाता है, फिर वो प्रोडक्ट जाता है सेकेंड मशीन पे, और ये सेकेंड मशीन पे इसको कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। थर्ड मशीन पे इसको 2 मिनट लगता है, और फिर वो प्रोडक्ट क्या होता है, फिनिश्ड हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम इस टेबल को रीड आउट कर सकते हैं और यहीं से हमारा इक्वेशंस बनेगा। फिर आते हैं प्रोडक्ट सेकेंड पे। तो प्रोडक्ट क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझना हमारे लिए फॉर्मुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है, और लैंग्वेज को आप नहीं समझोगे तो फिर आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे फॉर्मुलेशन में। सॉल्यूशन इसका कम होता है, मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो इसका मुश्किल से आपको 1-2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और वेरिएबल्स मेजर करना होगा। तो 2-3 स्टेप में खत्म हो जाता है, लेकिन इसका क्वेश्चन आपको बड़ा दिखेगा। इसलिए पहले आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तब जाके इसको फिर आपको पहले डिसाइड करना है किसको डिसीजन वेरिएबल मानना है, किसको नहीं मानना है। उसके बाद ही आगे सॉल्यूशन फर्दर करना। ओके, बिना देखे जल्दीबाजी में नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो देखो, इसीलिए मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ ज़्यादा कि प्रोडक्ट जो मशीन फर्स्ट है उस पर प्रोडक्ट 2 जो है वो 3 मिनट लेता है। मशीन सेकेंड के का जो है वो सेकेंड प्रोडक्ट के लिए मशीन सेकेंड रिक्वायरमेंट नहीं है। मशीन सेकेंड का रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट सेकेंड के लिए नहीं है, इसलिए डैश दे रखा है। फिर मशीन 3 जो है, M3 मशीन है, वो प्रोडक्ट सेकेंड को फिनिश्ड करने में 5 मिनट का समय लेता है। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट सेकेंड हमारा तैयार हो जाता है। फिर मशीन फर्स्ट जो है वो प्रोडक्ट थर्ड के लिए कितना लेता है, तो 2 मिनट, और सेकेंड 3 मिनट, और ये सेकेंड मशीन पे ही फिनिश्ड हो जाता है, और थर्ड मशीन का ज़रूरत नहीं पड़ता है इस पर। ओके, मशीन की कैपेसिटी है कितना, मिनट पर डे, मतलब एक दिन में कितना मिनट आप उससे यूज ले सकते हैं। सबका एक लिमिट होता है, मशीन का भी लिमिट है। सो उसका लिमिट है 440 पर डे मशीन फर्स्ट का, सेकेंड का जो है 470, एंड मशीन 3 का जो है वो 430 है। ओके, चलिए इतना तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब आते हैं हम कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे भी इंफॉर्मेशन है, तो आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं। It is required to determine the daily number of units manufactured for the each product। अब वो डेली प्रोडक्ट करता है, ये रिक्वायरमेंट है उसका डेली मैन्युफैक्चर करना। द प्रॉफिट पर यूनिट फॉर कॉस्ट 1 रुपी फॉर प्रोडक्ट 1 सेकेंड एंड थर्ड। तो मतलब ये 3 प्रोडक्ट हैं, इनको कितना प्रॉफिट में बेचना चाहता है, तो वो पर प्रॉफिट 4 रुपया कमाना चाहता है प्रोडक्ट फर्स्ट पे, सेकेंड पे वो 3 रुपया कमाना चाहता है, और थर्ड पे वो 6 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाना चाहता है। इट इज एज्यूम दैट ऑल
अमाउंट प्रोड्यूस आर कंज्यूम इन मार्केट, और ये आपको मानकर चलना होगा कि जितना भी वो अमाउंट प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूम हो जाता है मार्केट में। ये क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि कोई भी रिमेनिंग नहीं बचता है वहाँ पे, इसलिए आपको जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो मार्केट में कंज्यूम हो जाता है, बिक जाता है। तो फिर लास्ट है फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट विल मैक्सिमाइज डेली प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बात हुआ है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन की बात करेंगे। वो जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि हम इसको जितना से जितना मैक्सिमाइज कर सकें। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो आइए अब हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने पिछले क्लास में स्टेप डिस्कस किया था। स्टेप फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था कि हम डिसीजन वेरिएबल किसे मानेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम डिसीजन वेरिएबल को मानते हैं। अब बताइए, अब एक कंपनी में एक कोई 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें भी उससे वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो किसको वेरी करा सकता है। उसके बाद जो मशीन था M1, M2, M3 जो मशीन था उसको, तो ये तो हमारा रिसोर्स हो गया, ये हमारा क्या है, रिसोर्स। ये बार बार थोड़े ना खरीदेगा उसको, ठीक है। मशीन डेली चेंज नहीं होगा, तो हमारे वेरिएबल्स किसको मानेंगे, हमारा वेरिएबल होगा प्रोडक्ट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिमांड के हिसाब से वो चेंज कर सकता है, कितना प्रोड्यूस करना है वो उसके हाथ में है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, वही हमारा डिसीजन वेरिएबल होगा। तो हम यहाँ पे मानेंगे स्टेप फर्स्ट में नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इस नंबर को क्या क्या मानेंगे, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है तो ऐसे लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, तो कितना करेगा, फर्स्ट में x1 प्रोड्यूस मान लिया, x1 प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट प्रोडक्ट। दूसरा जो है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, x2 प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड जो है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, x3 प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप इसको डिसीजन वेरिएबल को आप मान सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम क्या मानते हैं कि ये जो, और हाँ, ये जो हमारा जो क्वांटिटी हमने माना है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको हम आगे देखते हैं, उसे पिछले क्लास में हमने बताया भी था, उसे हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हम उसे बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। स्टेप सेकेंड में हम क्या स्टार्ट करते हैं लिखना, प्रॉफिट फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कभी कभी वो लास्ट में लिखा जाता है, बट हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में ही लिख लिया करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप बोल सकते हो या प्रॉफिट फंक्शन बोलो, बात बराबर है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है, तो हम इसे प्रॉफिट फंक्शन भी बोलेंगे, प्रॉफिट फंक्शन। ओके, प्रॉफिट फंक्शन, इसको जनरली जेड से हम लिखते हैं। तो प्रॉफिट कितना था बताइए, 4 रुपया था। किस पे, आपको क्वेश्चन ध्यान है, क्वेश्चन देखो इसमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन यदि आपने ढंग से नहीं पढ़ा ना, तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन आपका जो फॉर्मुलेशन है वो 2 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप में वेरिएबल मानो, नेक्स्ट स्टेप में प्रॉफिट फंक्शन, उसके बाद कंस्टेंट लिखो, खत्म। लेकिन क्वेश्चन लंबा रहेगा, उसको समझना जरूरी, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ये जरूरी है। ओके, तो आप यहाँ से आप इसको प्रॉफिट कितना था, गिवन था 4 रुपया प्रॉफिट था, किस पे, प्रोडक्ट फर्स्ट के लिए। फिर 3 रुपीज़ था पर यूनिट। तो आप बताइए 4 रुपये पर यूनिट वो कमाना चाहता है प्रोडक्ट फर्स्ट पे, और प्रोड्यूस कितना कर रहे हो आप, x1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा टोटल, इस पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यदि x1 यूनिट बिक गया तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 4 × x1, सिंपल, ठीक है। इस तरह से सेकेंड पे वो 3 रुपया कमाना चाहता है और प्रोड्यूस कितना कर रहा है, x2, तो 3 × x2। थर्ड पे जो है वो x3 कमाना चाहता है, मतलब x3 प्रोड्यूस कर रहा है और कमाना कितना चाहता है, 6 रुपीज़, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x3, तो यही उसका टोटल प्रॉफिट आएगा, और इसी को क्या चाहेगा वो, मैक्सिमाइज करना, इसी को चाहेगा वो मैक्सिमाइज कर लें, जितना जितना हम इससे मैक्सिमाइज कर लें प्रॉफिट कमा लें। सब इंसान का यही फितरत होता है कि कॉस्ट हमारा कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो इसलिए मैनेजमेंट ये पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए अब देखो M1 M2 का यहाँ पे 1 और 2 3 इधर प्रोडक्ट था, इसका जो लिमिट था जो मिनट में दिया गया था वो लिख देता हूँ मैं, 2 3 2 4 डैश 3 2 5 डैश, ऐसे था, ठीक है। और इसका लिमिट भी दे रखा था, तो इसी लिमिट के हिसाब से अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
स्टेप थर्ड में हम लिखेंगे कंस्टेंट। ठीक है, अब हम कंस्टेंट का बात कर रहे हैं। कंस्टेंट मतलब वो लिमिट क्या है। अब इस मशीन का भी क्या दे रखा है, लिमिट दे रखा है। लिमिट क्या दे रखा था, फर्स्ट मशीन का लिमिट था 440 घंटा से ज़्यादा आप पर डे यूज नहीं कर सकते। इस तरह से इसका भी दे रखा था कितना, 470 से ज़्यादा नहीं कर सकते, और थर्ड मशीन का आप 430 से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ये कंस्टेंट हो गया, इसी के हिसाब से हम इसको लिख देंगे। अब आप बताइए इसको हमने कैसे पढ़ा था कि प्रोडक्ट फर्स्ट के लिए M1 मशीन कितना मिनट चलता है, 2 मिनट चलता है। ठीक है, अब आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हो, ये 2 मिनट पर यूनिट था। 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, फर्स्ट प्रोडक्ट का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना मिनट देता है मशीन 1, 2 यूनिट देता है। तो आप बताइए, आप प्रोडक्ट फर्स्ट जो कितना प्रोड्यूस करो, X1, तो एक प्रोडक्ट पे 2 यूनिट, तो X1 प्रोडक्ट पे 2 इंटू X1, सिंपल। ठीक है, 2 इंटू X1। इसी तरह से मशीन 1 जो है, हम मशीन 1 का लिमिट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम मशीन 1 का ही लेंगे। तो प्रोडक्ट 2 के लिए कितना मिनट देता है, ये 3 मिनट, और प्रोड्यूस कितना होता है प्रोडक्ट 2, X2, तो 3 इंटू X2। इसी सेम एज इट इज ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू X3। ठीक है, ये 2 मिनट लेता है। और इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है कि इसको या तो आप 440 से बराबर यूज कर लो एक दिन में, या उससे कम करो। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो मशीन ख़राब हो जाएगा। इसकी लिमिट यही है। ओके, इससे कंस्टेंट। इस तरह से सेम कंस्टेंट आगे भी हम लिख सकते हैं मशीन 2 के लिए। तो 4 मिनट लगता है, और ये X1 प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू X1। अब यहाँ पे डैश का मतलब क्या है, मतलब प्रोडक्ट जो सेकंड है वो M2 पे आता ही नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ता है मशीन सेकंड का। ठीक है, तो हम 0 लिख देंगे, 0 इंटू X2। ठीक है, और नेक्स्ट के लिए हमें 3 इंटू X3 आ जाएगा, और ये लेस देन कितना होगा, 470। ओके, अब हम आते हैं M3 मशीन पे। M3 मशीन पे 2, 5 और डैश, मतलब जो थर्ड प्रोडक्ट है वो M3 का ज़रूरत, मशीन का उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे 2 इंटू X1 प्लस 5 इंटू X2 प्लस 0 इंटू X3 लेस देन इक्वल टू 430। ओके, ये हमारा 3 कंस्टेंट हमने लिख लिया। ओके, अब हम लिखते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 जो होगा हमारा, वो लिखेंगे नॉन निगेटिव कंस्टेंट। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हम लिखेंगे। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हमने पिछले क्लास में बताया था क्या होता है। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट का मतलब, आपने जो प्रोडक्ट माना है, जो वेरिएबल माना है, वो कभी भी आप 0 प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। आप खुद सोचो कि X1, X2, X3 जो होगा, ये कभी भी लेस देन 0 होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं होगा। निगेटिव प्रोडक्शन हैज़ नो मीनिंग। नेगेटिव प्रोडक्शन हैज़ नो मीनिंग, और इट इज़ नॉट फीजिबल, ये फीजिबल नहीं है। ओके, तो हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 0 मान के चलेंगे। या तो प्रोडक्शन नहीं करो, या तो ज़्यादा करो, 1 से ज़्यादा करो, 0 से ज़्यादा करो, बट निगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो इस तरह से हम इसको फॉर्मुलेट कर लिए। आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं। डिसीजन वेरिएबल माना, स्टेप फर्स्ट में हमने प्रॉफिट फंक्शन लिख दिया, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था उसके हिसाब से। इसको पढ़ना, टेबल जो है इसको पढ़ना आना चाहिए टेबल को, इसके हिसाब से हमने इसको लिख लिया। मशीन का कंस्टेंट दे रखा था लिमिट, तो हमने मशीन का ही लिया। M1 का लिया, तो M1 का सारे जो कौन कौन से प्रोडक्ट M1 पे आ रहे हैं उसका टाइमिंग लेके मल्टीपल करके हमने कंस्टेंट लिख लिया, और फिर लास्ट में नॉन नेगेटिव। अब इसका हमको सॉल्यूशन देखना होगा, सॉल्यूशन करना होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसको हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर फॉर्मुलेशन। ओके, अभी तो हम फॉर्मुलेशन पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस है, अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको समझिएगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए, तो मैं क्वेश्चन इसको आपको बता देता हूँ, पढ़ के समझा देता हूँ, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है वो भी प्रोडक्शन प्लानिंग के है, पिछले वाला भी प्रोडक्शन प्लानिंग ही था। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। ओके, सो देखो, इसमें एक कंपनी है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एक कंपनी है, वो सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट वो बनाती है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। और इस सिंगल प्रोडक्ट के लिए उसको अगले 4 महीने का डिमांड उसको पता है। फॉर नेक्स्ट 4 मंथ डिमांड हैज़ क्या है, तो 1000, 800, 1200, 900। ठीक है, आप इसको 1, 2, 3, 4, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ में ये डिमांड रहने वाला है। ओके, ये आप उसको पता है। चलिए,
अब आगे, अब इसकी जो कंपनी है उसमें दो टाइप का प्रोडक्शन होता है, मतलब दो टाइमिंग प्रोडक्शन होता है। एक होता है रेगुलर टाइमिंग प्रोडक्शन, ठीक है, और एक ओवर टाइम प्रोडक्शन होता है। आप जानते हो कंपनी में दो टाइप का प्रोडक्शन होता है, एक रेगुलर टाइम में होता है जब वो दिन में काम होता है, ओवर टाइम जब रात में काम होता है, नाइट शिफ्ट जिसे हम बोलते हैं। तो रेगुलर टाइम प्रोडक्शन का जो लिमिट है वो है, दे रखा है आपको 800 पर मंथ, ठीक है, पर अब लाइन लगा दिया तो ये मत लिखो, ठीक है। फिर इसका जो दे रखा है वो 200 पर मंथ, ओके। तो ये आपको गिवन है। अब ये भी गिवन है कि कॉस्ट, अब देखिए हम कॉस्ट की बात कर रहे थे ना कि कॉस्ट वाला एक क्वेश्चन कैसा होगा, तो देखो कॉस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसको समझना। तो रेगुलर टाइम प्रोडक्शन में, रेगुलर टाइम जब प्रोडक्शन होता है उस टाइम पर प्रोडक्शन में खर्च कितना आता है, खर्च सॉरी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए इधर देखिए, कॉस्ट, इसी तरह से कॉस्ट इन ओवर टाइम प्रोडक्शन में कितना लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रात को नाइट शिफ्ट में क्या होता है, लेबर का कॉस्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि उनको चार्ज ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ₹30 पर यूनिट खर्च आता है उसको, एक प्रोडक्ट को बनाने में 30 रुपया खर्च होता है। कब, जब वो ओवर टाइम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इस कंपनी का जो मालिक है उसने ये सोच रखा है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, मतलब कि हम जो हमारा लिमिट है, डिमांड है, उसी उतना ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे और उसको नेक्स्ट मंथ के लिए हम रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के लिए, क्या पता कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास रिसोर्सेस हो या ना हो, ये सोच के वो प्लानिंग ये किया कि हम उसको नेक्स्ट मंथ के लिए स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ गिवन है, इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री मतलब जहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है भैया, तो ₹3 पर यूनिट पर मंथ, ठीक है। ₹3 एक यूनिट पे, एक यूनिट का लगता है एक मंथ के लिए, ये है इन्वेंट्री कॉस्ट। समझ में आया। अब आपके पास सिचुएशन ये है, अब इसको फॉर्मुलेट कीजिए और मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है कि डिमांड हर मंथ में है और दे भी रखा है आपको, ऐसा नहीं कि किसी मंथ में डिमांड नहीं है। तो आप डिसीजन वेरिएबल बताइए, कौन सा डिसीजन वेरिएबल आप चूज करेंगे, बताइए। आप सोचिए इसको, डिसीजन वेरिएबल हमारा कौन सा होगा, फिर हम बताते हैं आपको। सोच लिया। चलिए डिसीजन वेरिएबल आपने क्या सोचा, क्या यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के साथ ही तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, लेकिन इस प्रोडक्ट तो हमारा डिसीजन वेरिएबल होगा ही, लेकिन इसके साथ अदर इन्फॉर्मेशन भी बहुत कुछ दिया हुआ है। और अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, हमें ये मानना पड़ेगा क्योंकि हम इस सिंगल प्रोडक्ट को दो शिफ्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक रेगुलर टाइम में, एक ओवर टाइम में, तो हमें दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा। समझ में आया। फिर हम इस प्रोडक्ट को अलग अलग मंथ में अलग अलग डिमांड भी है, तो फिर हमको इस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स बहुत होने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझिएगा, ठीक है। इसको समझने में आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगा बाद में, जब आप इसको अच्छे समझ लीजिएगा। तो हम मानते हैं कि x1, x2, x1, x2, x3 एंड x4 क्वांटिटी प्रोड्यूस इन रेगुलर टाइम, RT रेगुलर टाइम इन J मंथ। अब J यहाँ पे 1, 2, 3 भी हो सकता है, मतलब कि x1 जो प्रोडक्शन होगा क्वांटिटी का, वो रेगुलर टाइम के थ्रू, वो किस मंथ में, फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में कितना होगा, x2 प्रोड्यूस होगा, किसके थ्रू, रेगुलर टाइम के थ्रू। तो इस तरह से हम इसको मानेंगे, ठीक है। एक ओवर टाइम भी होता है, तो यही सेम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और ओवर टाइम लिखेंगे इन J मंथ, ओके। तो इस तरह से हमने, और इसका जो वेरिएबल होगा वो दूसरा होगा, उसका वेरिएबल, क्योंकि ओवर टाइम प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग होगा, रेगुलर टाइम में ज़्यादा हो सकता है, ओवर टाइम में लेबर कम हो तो कम हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको अलग डिसीजन वेरिएबल मानेंगे, y1, y2, y3 एंड y4। फर्स्ट मंथ में बाय दी ओवर टाइम प्रोडक्शन, सेकेंड मंथ में बाय दी ओवर टाइम प्रोडक्शन, y3 थर्ड मंथ के लिए और y4 फोर्थ मंथ के लिए थ्रू ओवर टाइम प्रोडक्शन। ये भी हमने मान लिया। चलिए अब एक और डिसीजन वेरिएबल और आएगा यहाँ पे, सोचिए कौन सा आएगा। एक ये भी तो आएगा ना
क्योंकि आपका इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट पे अलग अलग लग रहा है, तो आप जितना प्रोडक्शन करोगे वो इन्वेंट्री कॉस्ट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक और डिसीजन वेरिएबल लेना पड़ेगा कि I1, I2, I3, I4, ठीक है। ये क्या है, आप इसको मान सकते हो क्वांटिटी, आप Ij मान लो, Ij V क्वांटिटी carried at end of month J to next month, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। तो आप इसको जे मतलब इसका मतलब आप समझिए क्या कहना चाह रहा है कि Ij जो मतलब जे यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, तो I1 जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है जो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा, ठीक है। I2 वो है जो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी चला जाएगा, I3 वो है जो इसके आगे कैरी चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अब कंस्टेंट हम लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट तो हमारा हो गया। अब आप तो या तो पहले आप प्रॉफिट फंक्शन लिख लीजिए या कंस्टेंट लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, ओके। तो हम पहले कंस्टेंट लिख लेते हैं। तो देखो क्योंकि हमें कंस्टेंट समझना है, प्रॉफिट फंक्शन हम जल्दी आसानी से लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि हमें लिमिट क्या दे रखा है, कि आपका डिमांड जो है वो 1000 है। तो फर्स्ट मंथ में हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं X1 तो कर रहे हैं थ्रू रेगुलर टाइम और Y1 कर रहे हैं हम ओवर टाइम। समझ में आया? तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रोडक्शन होगा X1 प्लस Y1 फर्स्ट मंथ के लिए। तो X1 प्लस Y1, ओके, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। अब आप बताइए डिमांड आपका 1000 है फर्स्ट मंथ में, तो यहाँ पे मैं लेस देन लूँ या ग्रेटर देन लूँ। तो हमने आपको ने क्वेश्चन यदि अच्छे से सुना होगा तो मैंने क्या बताया था कि ये मैन्युफैक्चरर जो है वो जितना डिमांड है उतना ही प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, उससे ज़्यादा करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये ग्रेटर देन प्रोड्यूस करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। मतलब 1000 कर दिया तब तो उसका डिमांड 1000 तो डिमांड ही है उसका, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ में उसको कैरी करना है। समझ में आया? तो इस तरह से लिखेंगे। क्या अब इसको हम इक्वल टू में भी चेंज कर सकते हैं? ये तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या हम इसको इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हैं? ये इनइक्वालिटीज़ है, ओके। तो हम X1 प्लस Y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या हम इसको 1000 प्लस I1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए कैसे लिख सकते हैं? अब बताओ I1 क्या है? I1 वो क्वांटिटी है जो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी चला जाता है। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या चला जाता है? कैरी चला जाता है। तो आप बताइए कि फर्स्ट मंथ में आपने टोटल प्रोडक्शन कितना किया? X1 प्लस Y1 आपने एक रेगुलर टाइम और एक ओवर टाइम प्रोडक्शन। तो टोटल जितना ये टोटल प्रोडक्शन हुआ इसी में से कुछ क्वांटिटी नेक्स्ट मंथ में जाएगा ना कैरी। तो मतलब 1000 तो आपको डिमांड है ही, और एक्स्ट्रा बच गया तो वो प्लस कर दो I1 इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर, ये क्वांटिटी बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही टोटल प्रोडक्शन है जिसमें से कि आपको जो बच जाएगा वो कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैरी जाएगा उसको यहाँ इधर यदि मैं 1000 में ऐड कर देता हूँ तो इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसी तरह से हम लेस देन इक्वल टू नहीं लिख के हम डायरेक्ट इक्वल टू के साथ लिख देते हैं। अब देखो ये जो I1 है वो सेकेंड मंथ के लिए क्या आ जाएगा, सेकेंड मंथ में शामिल हो जाएगा प्रोडक्शन वाले में। I1 तो पहले से देखो बचा हुआ है, कैरी किया हुआ है नेक्स्ट मंथ में, बचा हुआ, उसको सेकेंड मंथ में हमने शामिल कर लिया, क्योंकि उसको बेचना भी है, रखना थोड़े ना है सब, ठीक है। फिर उसके बाद और सेकेंड मंथ में प्रोडक्शन जो हो रहा है रेगुलर टाइम से X2 और Y2, तो हम यहाँ लिखेंगे X2 प्लस Y2, और ये क्या होगा, इक्वल टू कितना है 800 तो डिमांड है, और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कितना होगा, तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस I2 होगा, तो I2 क्या चला जाएगा, इधर कैरी चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब ये I2 नेक्स्ट मंथ के लिए आ जाएगा, कौन, कैरी आ जाएगा। फिर X3 प्लस Y3 इक्वल टू व्हाट इज दिस, 1200 डिमांड है थर्ड मंथ में, 1200, और जो बच जाएगा वो कैरी चला जाएगा, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इसके बराबर आएगा। समझ में आया? तो I3 ये हो गया। अब I3 नेक्स्ट मंथ फोर्थ मंथ के लिए आ जाएगा, और X4 प्लस Y4
और इक्वल टू 900। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, अब बताइए आप कि ये जो 900 है, ये जो 900 है, क्या मैं इसके नेक्स्ट मंथ में I4 लिखूँ, नेक्स्ट मंथ में I4 लिखूँ या नहीं लिखूँ? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ का डिमांड उस मैन्युफैक्चरर के पास पता नहीं है, तो वो फालतू में प्रोडक्शन क्यों करेगा, नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी क्यों करेगा, जब उसे आगे का डिमांड ही नहीं पता है, उसे आगे का मार्केट का वैल्यू नहीं पता है कि क्या रहने वाला है। तो जितना दिन का उसके पास एस्टिमेटेड डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन करेगा। तो नेक्स्ट मंथ के लिए I3 को इस तरह से एडजस्ट करेगा, मतलब I3 को नहीं, I3 तो फिक्स आएगा। मान लो कि ये 200 कैरी रह गया, नेक्स्ट मंथ से हमें थर्ड मंथ से फोर्थ मंथ में कैरी आ गया 200। अब 200 पहले से है और इसको पता है डिमांड 900 है, तो ये प्रोडक्शन इसी तरह से X4 और Y4 ओवर टाइम और रेगुलर टाइम को इस तरह से मैनेज करेगा कि टोटल प्रोडक्शन इन दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 700 ही होना चाहिए। इसको इस तरह से मैनेज करेगा कि सिर्फ 700 ही होना चाहिए, ताकि टोटल प्रोडक्शन 900 के बराबर आ जाए और जितना डिमांड है उतना वो पूरा बिक जाए। नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी नहीं करेगा। कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बिना डिमांड का वो हम लॉस करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। समझ में आया? तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेराइटी है ना, बिल्कुल इसको आपको समझना अच्छे से ज़रूरी है। अब आते हैं हम, अब यहाँ पे हम ये बोले थे ना कॉस्ट फंक्शन बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट फंक्शन लिखेंगे हम इसको जेड से ही, या आप इसको मिनिमाइजेशन फंक्शन भी बोल सकते हैं, मिनिमाइजेशन फंक्शन, क्योंकि हम कॉस्ट को हमेशा क्या चाहते हैं, मिनिमम से मिनिमम रखना चाहते हैं। बताइए कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा बताइए। तो देखो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट क्या दे रखा है, रेगुलर टाइम प्रोडक्शन में 20 रुपीज़ लगता है 1 यूनिट पे, और प्रोडक्शन कितना हो रहा है रेगुलर टाइम के थ्रू, रेगुलर टाइम का प्रोडक्शन हो रहा है मंथ 1 के लिए X1, X2, X3, X4, ये 4 मंथ के लिए है। तो अब बताइए कि टोटल प्रोडक्शन रेगुलर टाइम के थ्रू कितना होगा, कितना पैसा लगेगा, तो 1 यूनिट पे 20 रुपया लग रहा है, 1 यूनिट पे 20 रुपया, तो X1 यूनिट पे 20 इंटू X1, X2 पे 20 इंटू X2, 20 इंटू X3, 20 इंटू X4। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख के थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे कि 20 इंटू, ठीक है, और हम इसको समेसन में भी हमें लिखना आता है, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, XJ लिखेंगे, XJ, जहाँ की J क्या होगा, J 1 से लेकर 4 तक जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 पुट करेंगे X1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे X2 हो जाएगा, और समेसन ओपन करते हैं प्लस में आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए, प्लस ओवर टाइम में कितना लग रहा है, 30 रुपीज़ लग रहा है, 30 रुपीज़ इंटू व्हाट इज दिस, समेसन ऑफ YJ, ठीक है, क्योंकि ये YJ है, YJ इसका वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे J कितना होगा, J 1 to 4। अब प्रॉफिट में ये जो कॉस्ट फंक्शन है इसमें एक और आएगा, कौन आएगा, तो ये भी तो कॉस्ट लग रहा है, इन्वेंट्री कॉस्ट भी लग रहा है, 3 रुपया लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है पर यूनिट पे, और इसका जो प्रोडक्ट्स यूनिट रखने का है वो कितना है, IJ, ठीक है, जहाँ की J कितना होगा 1 से। अब यहाँ लिमिट क्या आएगा बताइए, लिमिट आएगा 3 तक ही आएगा, 4 नहीं कर देना है, क्योंकि हमें I3 को जो प्रोडक्शन है हम I4 लेते ही नहीं, क्योंकि हमें आगे का डिमांड नहीं पता। तो ये हमारा हो जाएगा कौन, ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट फंक्शन या मिनिमाइजेशन फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा। अब आते हैं एक और कंस्टेंट बचा, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट क्या है कि आपको कंस्टेंट दे रखा है कि आप पता है ना कि आप कितना प्रोड्यूस करते हो, रेगुलर टाइम के थ्रू XJ प्रोड्यूस करते हो, जो कि J 1 से लेकर 4 तक जाता है। इसमें कितना प्रोड्यूस करते हो ओवर टाइम से, YJ प्रोड्यूस करते हो, और इसका लिमिट क्या दे रखा है, 800 पर यूनिट मंथ से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक मंथ में आप 800 ही यूज कर सकते हैं, इतना ही आपके पास लेबर है इतना रेगुलर टाइम में काम करने के लिए कि आप 800 यूनिट ही काम ले सकते हैं, और ओवर टाइम में आप 200 से ले सकते हैं। तो इसका मतलब XJ जो है वो कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता 800 से, हमेशा या तो इक्वल टू होगा या तो लेस होगा। इसी तरह से YJ जो होगा वो भी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होगा 200 से। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो हमने डिसीजन वेरिएबल देखा, पहले हमने डिसीजन वेरिएबल चूज किया, उसके बाद हमने कंस्टेंट लिखा, कंस्टेंट लिखने का तरीका भी देखा, फिर हमने कॉस्ट फंक्शन लिखा, उसके बाद हमने नॉन नेगेटिव कंस्टेंट लिखा। समझ में आया? तो अब आपको क्लियर हुआ कि हम किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कैसे हमें डिसीजन वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। डिसीजन वेरिएबल आपको चूज़ करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि आप किस तरह से डिसीजन वेरिएबल को कैसे आप समझते हो। क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी है और उसके हिसाब से फिर डिसीजन वेरिएबल लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप किसे डिसीजन वेरिएबल मानते हो। उल्टा मान लोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है। इस पे और भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तब फिर और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना करोगे उतना ही इसमें हमें क्लियरिटी मिलेगा। ओके, फिर हम इसके प्रोसेस पे आएंगे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं सिंपलेक्स मेथड पे, फिर ग्राफिकल मेथड। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें अप्रिसिएट करें। आपका अप्रिसिएशन ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू।